मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, लोकमत समूह के चेयरमैन मेरे मित्र विजय दर्दा जी, मेरे छोटे भाई राघव चड्ढा जी, लोकमत समूह के सभी अधिकारीगण, सभी एडिटर्स, सभी कर्मचारीगण और आज नागपुर से और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। विजय दर्दा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। आज हम लोकमत ग्रुप की स्वर्ण जयंती के अवसर पे एकत्रित हुए हैं। 50 साल बहुत लंबा समय होता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पे ये एक तरह से स्वर्णिम यात्रा थी लोकमत ग्रुप की। पूरे देश में मराठी का नंबर 1 न्यूज़पेपर और जनता की आवाज बनने वाला मीडिया ग्रुप। नंबर 1 न्यूज़पेपर बनना, मीडिया नंबर 1 बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसका मतलब जनता आपको प्यार करती है, जनता आपके ऊपर विश्वास रखती है। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि अगली बार जब आपका डायमंड जुबली होगा तो भी आप हमें बुलाएंगे, और फिर उसके बाद जब 100 साल होंगे, भगवान करे आप खूब तरक्की करें, पूरा ग्रुप खूब तरक्की करे। आज मुझे कहा गया है कि इस टॉपिक पे बोलना है आम आदमी पार्टी एंड इट्स रोल इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। आम आदमी पार्टी का 2024 के चुनाव में क्या रोल होगा। मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लक्ष्य नहीं है, 2024 का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारा देश है, हमारा लक्ष्य भारत माता है। हम यहां राजनीति में येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, यहां कैरियर बनाने के लिए नहीं आए। अपने अपने कैरियर छोड़ के आए हैं हम लोग। हम देश के लिए आए हैं, भारत माता के लिए आए हैं। पहली बार जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2013 दिसंबर में, पहली बार मुख्यमंत्री बना, 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। भारत क्या, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं है कि 49 दिन में आदमी खुद ब खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे। तो यहां पे सत्ता भोगने और सत्ता पाने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, देश बनाने के लिए आए हैं। तो 2024 हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? आप लोग भगवान को मानते हो? कौन कौन मानता है? जरा हाथ खड़े करो। मैं भी मंदिर जाता हूं, भगवान को मानता हूं, खूब मानता हूं। जब भी मंदिर जाता हूं, कभी तीर्थ स्थान जाता हूं, कभी सुबह उठ के जब पूजा करता हूं भगवान की, तो जब आदमी मंदिर जाता है, भगवान के पास, भगवान के साथ बात करता है, तो कई बार कुछ मांगता है। मैं भी मांगता हूं, 2 चीजें मांगता हूं। एक तो ये कि हे प्रभु, मेरा भारत जल्द से जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बने। और उसे नंबर 1 देश बनाने में जो भी मैं रोल अदा कर सकूं, मैं वो रोल अदा करूं। तो 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, केजरीवाल का क्या रोल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब दिल्ली में नई नई सरकार बनी, हम देखते थे इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी। अब पंजाब में सरकार बनी है, भगवंत जी से चर्चा होती है, इतनी चोरी की हुई है पिछली सरकारों ने। हमें चोरी करनी नहीं आती,
हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें दंगे कराने नहीं आते, हमें नफरत फैलानी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है, हमें स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। मैं आज इस मंच के जरिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। दरदा साहब, आप भी दिल्ली आते हैं, एक बार इस बार चलिएगा, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। स्कूल अस्पताल दिल्ली के हमने बनाए हैं, इतने शानदार। पहले दिल्ली में मुझे पता चला महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? बहुत बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, बच्चे आते नहीं थे, आते थे तो 15-20 मिनट 1 घंटा करके घर चले जाते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, इतना बुरा हाल था और रिजल्ट इतना खराब आता था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, इतने शानदार हो गए हैं। मैं आपको 2 ही बातें बताऊंगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 बातें सुन ली। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं। 99.7% नतीजे। प्राइवेट के भी नहीं आए इतने नतीजे। प्राइवेट को बहुत पीछे छोड़ दिया अब सरकारी स्कूलों ने। हमने दिल्ली में शानदार स्कूल हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों का पहले बहुत बुरा हाल था दिल्ली में, बहुत बुरा हाल था सरकारी अस्पताल। जैसे यहां भी सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल होगा। दवाइयां मिलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, डॉक्टर लिख देता है, कहता है बाहर टेस्ट करा के ले आओ। मशीनें काम नहीं करती, सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं करती, जंग लगा रहता है, दीवारों पे पान की थूक पड़ा रहता है। यही है ना? पहले दिल्ली में भी ऐसा था, पहले दिल्ली में भी ऐसा था। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अब इतना शानदार बना दिया। दिल्ली में हमने 3 लेवल की सिस्टम बनाया। प्राइमरी लेवल, मोहल्ला क्लिनिक। हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोल दिया, छोटा सा क्लिनिक। उसमें एक डॉक्टर बैठता है, आपको जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब छोटी छोटी बीमारियां, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आपके सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, डॉक्टर फ्री, आप वहां पे दिखा के ले आइए। नेक्स्ट लेवल है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं। गायनी का डॉक्टर, बच्चों का पीडियाट्रिक्स, मेडिकल का डॉक्टर, ऑर्थो का डॉक्टर, इस तरह के 8 किस्म के डॉक्टर। वहां पे सुबह से शाम तक का अगर किसी को एडमिट करके अगर करना है तो 1 दिन का वहां पे एडमिशन हो सकता है। और वहां भी उससे भी सीरियस बीमारी हो तो सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमने जो दिल्ली सरकार के जितने मल्टी स्पेशलिटी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, सबका बेड़ा गर्क था, मशीनें काम नहीं कर रही थी। मैंने आने के बाद तुरंत एक काम तो शुरू किया। मैंने कहा हर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हर सोमवार को मेरे को ये लिख के भेजेगा, सीटी स्कैन मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक्सरे मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, कौन कौन सी दवाइयां अस्पताल में हैं, कौन कौन सी अस्पताल में नहीं है। रोज सवेरे 11 बजे हर सोमवार को 11 बजे जब मेरे पास रिपोर्ट आने लगी, अपने आप सबने काम करना चालू कर दिया। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी दवाइयों की, टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। और एक और बहुत बड़ा काम किया कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। हमने ऐलान किया कि दिल्ली के हर आदमी का, हर औरत का, हर बच्चे का सारा इलाज दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त किया जाएगा। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आपको चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी छोटी बीमारी हो, सारा इलाज आपका मुफ्त है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मिथिलेश पांडे जी हैं, ये झुग्गियों में रहते हैं, इनको पेनक्रियास की कैंसर हो गया, सर्जरी हुई,
मार्केट में कराते तो 6 लाख रुपए लगते, इनका सारा खर्चा फ्री था। जीबी पंत हॉस्पिटल में इनका सारा इलाज हुआ। मुन्नी देवी है, गॉल ब्लैडर का कैंसर था, दक्षिणपुरी की झुग्गियों में रहती है, इनको स्टंट डला, 4 लाख रुपए का खर्चा था, सारा फ्री। हर आदमी का, हर औरत का जो कराना चाहे, जो प्राइवेट में जाना चाहे उनका स्वागत है, प्राइवेट में जाए, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में कराना चाहे उनका सारा इलाज मुफ्त है। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, दूसरी पार्टी वाले खूब केजरीवाल फ्री 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 कहते हैं ना, फ्री भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो गरीब है तो उसका क्या कसूर है? क्या भारत के अंदर अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा, क्या भारत सरकार का, राज्य सरकार का फर्ज नहीं है कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? तो अगर मैं बच्चों को फ्री शिक्षा देता हूं तो क्या गलत करता हूं? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए फ्री शिक्षा? कहते केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों देता है? क्योंकि केजरीवाल की सेटिंग नहीं है प्राइवेट स्कूलों के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे देश में बीमार हो, आज इतना इन लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया, इतना महंगा हो गया इलाज कराना प्राइवेट अस्पतालों में, अगर आपको भगवान ना करे कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, कर्जा चढ़ जाता है, आदमी आत्महत्या कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? कितनी आत्महत्या इस वजह से होती है कि पैसा नहीं था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। तो अगर मैं लोगों का इलाज मुफ्त में कर रहा हूं तो बताइए क्या गलत कर रहा हूं? ये कहते हैं केजरीवाल मुफ्त में इलाज क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी सेटिंग नहीं है इन बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, इन प्राइवेट अस्पतालों के। मैं सेटिंग नहीं करता इन प्राइवेट अस्पतालों के साथ। नेताओं का फ्री बंद करो। सही बोला। आज तक भगवंत मान ने बहुत सही किया। ये नेताओं को सब कुछ मिले। आपको पता है एक एक नेता को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 4,000 यूनिट तुमको हर महीने बिजली मुफ्त मिले तो कोई तकलीफ नहीं है। एक गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो सारे नेता चिल्लाते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी। अरे यार, नेताओं का सारा इलाज मुफ्त होता है, अमेरिका में इलाज करा के आते हैं। और अगर एक गरीब आदमी बेचारा सरकारी अस्पताल में उसको दवाइयां फ्री कर दी तो कहते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी। और आजकल इन्होंने बड़े बड़े, मैं देख रहा हूं, अर्थशास्त्री आर्टिकल लिख रहे हैं अखबारों के अंदर, बड़े बड़े अर्थशास्त्री। अगर फ्री भी का कल्चर चालू रखा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक भी अर्थशास्त्री को यह आर्टिकल लिखते नहीं देखा कि अगर भ्रष्टाचार चालू रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। भ्रष्टाचार चलते रहना चाहिए। मैं ये फ्री भी कैसे दे रहा हूं? मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है? मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कहां से फ्री भी दे रहा हूं? करप्शन खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जो पहले नेताओं की जेब में पैसा जाता था, जो पहले अफसरों की जेब में पैसा जाता था, अब मैं आप लोगों के बीच में बांट देता हूं। किसी की बिजली फ्री कर देता हूं, किसी का दवाई फ्री कर देता हूं, किसी की। कोई ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री जितने लिख रहे हैं मेरे खिलाफ, कोई ये नहीं लिख रहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कोई नहीं लिख रहा। कहते भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए, हमें भी मिलता है उसमें से। फ्री भी बंद होनी चाहिए। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि नेताओं की फ्री भी बंद होनी चाहिए, जनता की फ्री भी बंद होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये नेताओं ने लिखा है। मेरे से कई लोग पूछते हैं केजरीवाल जी किसके साथ अलायंस करोगे, नेशनल अलायंस किसके साथ करोगे? मेरे को ये राजनीति करनी नहीं आती। इनका अलायंस मेरे को समझ में नहीं था। ये 10 पार्टियों का अलायंस, 20 पार्टियों का अलायंस, इसको हराने के लिए अलायंस करेंगे, उसको। मेरे को किसी को नहीं हराना, मेरे को तो देश को जिताना है। मैं एक ही अलायंस करूंगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस तैयार करेंगे हम लोग। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। इस देश के
डॉक्टर्स का, इस देश के इंजीनियर्स का, इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, इस देश के पत्रकारों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के किसानों का, इस देश के वकीलों का, इस देश के आम आदमी, 130 करोड़ आम आदमियों का अलायंस बनेगा, जो अलायंस इस देश को नंबर 1 देश बनाएगा। आज ऐसे देश आगे बढ़ेगा, ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह की गुंडागर्दी लफंगई से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप लोगों को दंगे चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो मेरे साथ आ जाओ सब लोग। अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति चाहिए, तो आइए हम सब लोग मिलके 130 करोड़ लोगों का एक नया अलायंस बनाते हैं। मैं फिर से दरदा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इतने खूबसूरत लोगों के साथ आज बात करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।